गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स का एक लेक्चर जो कि है विद्युत क्षेत्र से रिलेटेड। अपना पहला चैप्टर आता है विद्युत क्षेत्र, जो कि एक भाग है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, यानी स्थिर विद्युतिकी का। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं स्थिर विद्युतिकी क्या होती है, और उसके बाद हम धीरे धीरे बात करेंगे विद्युत क्षेत्र की। तो चलिए सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए स्थिर विद्युतिकी। देखिए नाम के अंदर पता चल रहा है कि स्थिर है कुछ ना कुछ। क्या है? स्थिर, और वो होनी क्या चाहिए? विद्युतिकी। स्थिर मतलब रुका हुआ, यानी जो चीज रुकी हुई है उसके बारे में अध्ययन करना है। तो रुका हुआ इसके अंदर क्या है कि जिसको हम पढ़ने वाले हैं। तो विद्युतिकी जो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक, अगर आप इंग्लिश में बात करो तो इसका मतलब आता है इलेक्ट्रो, और इलेक्ट्रो का जो मीनिंग होता है वो आता है इलेक्ट्रॉन से। कहां से आया? इलेक्ट्रॉन से। और जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम बोलते हैं आवेश या फिर चार्ज पार्टिकल। क्या बोलते हैं? आवेश या फिर चार्ज पार्टिकल। इसलिए इसके अंदर जो स्थिर रहने वाला है, जो रुका हुआ रहने वाला है, वो क्या है? आवेश है। तो स्थिर विद्युतिकी क्या हो गई? भौतिक विज्ञान की एक शाखा है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं। वो शाखा क्या कहलाती है? स्थिर विद्युतिकी कहलाती है। स्थिर विद्युतिकी कहलाती है, या फिर बोल सकते हो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक। और इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक पार्ट है विद्युत क्षेत्र, जो कि आपका चैप्टर नंबर 1 है। तो स्थिर विद्युतिकी को पढ़ने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? सबसे पहले आवेश पढ़ना पड़ेगा, यानी चार्ज के बारे में जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी। और ये चार्ज पढ़ेंगे तो चार्ज से हमें मिलेगा विद्युत क्षेत्र। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं आवेश या फिर चार्ज की आवेश क्या होता है या फिर चार्ज क्या होता है। तो बच्चों देखिए, आवेश वैसे कुछ होता नहीं है, किसी भी पदार्थ का एक गुण होता है, और वो किसी पदार्थ के अंदर होता है, किसी में नहीं होता है। अगर किसी में नहीं है तो उसमें उत्पन्न किया जा सकता है। कैसे उत्पन्न करते हैं और किस तरीके से ये काम करता है? मान लीजिए एक कांच की छड़ है और एक रेशम का कपड़ा है। अगर आप एक कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हो तो वो छोटे छोटे कणों को, जैसे धूल के कण, मिट्टी के कण को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। अगर आप एक कांच की छड़ लेता हूं मैं, ये कांच की छड़ है, कांच की छड़, और इस छड़ को अगर मैं किसी रेशम के कपड़े से रगड़ता हूं, ये क्या है? रेशम का कपड़ा। मैं जब भी इसको इससे रगड़ूंगा तो क्या होगा? इस कांच की छड़ के पास में एक गुण आ जाएगा, यानी इसमें एक ताकत आ जाएगी, और वो ताकत क्या करेगी? वो फोर्स लगाएगी, बल लगाएगी छोटे छोटे कणों पे, जिसको ये अपनी तरफ आकर्षित कर लेगी। तो ये गुण इसके पास पहले नहीं था, बाद में इसके पास आ गया। तो उस गुण का नाम जो दिया था वो गुण का नाम है आवेश। सेम इसी तरीके से अगर एक कंघी को आप अगर सूखे बालों में रगड़ते हो, सूखे बालों में कंघी करने के बाद में कंघी के अंदर भी वो गुण उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण वो छोटे छोटे धूल मिट्टी के कण को अपनी तरफ आकर्षित करने लगती है, और उसी गुण को क्या बोलते हैं? आवेश बोलते हैं। होता क्या है, आता कैसे है इसके अंदर? मान लो कांच की छड़ है, उस कांच की छड़ के अंदर 12 प्रोटॉन है और 12 ही इलेक्ट्रॉन है। 14 प्रोटॉन और 14 इलेक्ट्रॉन है। किसके पास? कांच की छड़ के पास में। ये मैं बना देता हूं, कांच की छड़, और इस कांच की छड़ के पास 14 प्रोटॉन 14 इलेक्ट्रॉन। सेम उसी टाइम पे रेशम के कपड़े में ये मान लो रेशम का कपड़ा है, तो इस रेशम के कपड़े के पास 12 इलेक्ट्रॉन और 12 प्रोटॉन है।
जब भी आप इस कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ोगे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा। प्रोटॉन का तो हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि प्रोटॉन होते हैं नाभिक में, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो जाने वाला कौन है? जो चक्कर लगा रहा है और जो बाहर है। तो जब भी आप इसको इससे रगड़ोगे तो मैं मान लेता हूं 2 इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ से निकल के चले गए रेशम के कपड़े के पास में। तो 2 इलेक्ट्रॉन जैसे इसके पास जाते हैं, इसके पास बचे 14 प्रोटॉन और 12 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो चुके हैं, रिमूव हो चुके हैं, निकल चुके हैं। अगर इसके पास 14 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन है तो रेशम के कपड़े के पास क्या होगा, 12 इलेक्ट्रॉन पहले थे, इसको 2 इलेक्ट्रॉन और मिले, हो गए इसके पास 14 इलेक्ट्रॉन और 12 प्रोटॉन। बच्चों इलेक्ट्रॉन के पास में ऋणात्मक आवेश होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, आप सब जानते हो, और प्रोटॉन के पास में धनात्मक चार्ज होता है। तो जब भी आप इनको जोड़ोगे तो आप पाओगे कि कांच की छड़ के पास में अब 2 धनात्मक आवेश है और रेशम के कपड़े के पास में अब 2 ऋणात्मक आवेश है। कहने का मतलब क्या हुआ, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा तो उसके पास में क्या हुआ, कांच की छड़ तो ऋणात्मक आवेशित हो गई और रेशम का कपड़ा धनात्मक आवेशित हो गया। ये केमिस्ट्री के रूल से आता है कि कैसे धनात्मक और कैसे ऋणात्मक हो जाता है। अब अगर ये आवेशित हो गया तो आवेशन की विधि से क्या होगा, ये किसी को अपनी तरफ आकर्षित करेगा या फिर प्रतिकर्षित करेगा। वो हम बाद में पूरा डिस्कस करेंगे कि किस तरीके के बल आरोपित करते हैं। ये एक तरीका है आवेश को पहचानने का कि आवेश होता क्या है। और दूसरा तरीका जो होता है वो बच्चों आपने 11th क्लास जब पढ़ी थी तो 11th क्लास में हम पढ़ते हैं गुरुत्वाकर्षण का बल। गुरुत्वाकर्षण का बल क्या होता है कि 2 अगर द्रव्यमान की वस्तुएं हैं तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेगी, क्योंकि उनके पास में द्रव्यमान है, और द्रव्यमान जिसके पास होता है वो बड़े द्रव्यमान वाली वस्तु छोटे द्रव्यमान वाली वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है। ये बात हमने पढ़ रखी है। तो सेम इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके पास भी क्या होता है, द्रव्यमान होता है। अगर इलेक्ट्रॉन के पास द्रव्यमान है तो गुरुत्वीय बल भी लगना चाहिए, और अगर गुरुत्वीय बल लग रहा है तो हम ये कह नहीं सकते कि विद्युत बल लग रहा होगा या नहीं लग रहा होगा। इसलिए हम पहले चेक करते हैं कि क्या गुरुत्वीय बल के अलावा भी कोई बल उपस्थित है। चलिए तो इधर देखिए, अगर मैं बात करूं गुरुत्वीय बल की तो हमने ये पढ़ा है कि एक द्रव्यमान की वस्तु है m1 और एक दूसरा द्रव्यमान की वस्तु है m2। दोनों अगर r दूरी पर रखी हुई है तो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से इसके ऊपर बल लगना चाहिए कितना, Gm1 m2 अपॉन r²। ये आप सब लोग जानते हो Gm1 m2 अपॉन r²। G का मान सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जिसका मान होता है 6.67 गुणा 10⁻⁻11। द्रव्यमान m1 दिया हुआ है, द्रव्यमान m2 दिया हुआ है और दूरी भी आपको दे रखी है। अगर मैं द्रव्यमान की वस्तु की जगह इलेक्ट्रॉन लेके बात करूं तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻−31। 9.1 × 10⁻−31 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, और उनको अगर 1 सेंटीमीटर की दूरी पे रख दो तो ये एक इलेक्ट्रॉन लिया और यहाँ पर एक दूसरा इलेक्ट्रॉन लिया। दोनों इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी जाओगे तो इलेक्ट्रॉन तो क्या रहने वाला है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इसका और इसका दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा। और दूरी मैंने r बराबर ले ली है 1 सेंटीमीटर। अगर 1 सेंटीमीटर दूरी पर 2 इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं तो दोनों के बीच में गुरुत्वीय बल कितना लगना चाहिए, Fg बराबर Gm1 m2 अपॉन r²। m का मान आपके पास में पड़ा है, r का मान आपके पास पड़ा है 1 सेंटीमीटर। सबसे पहला काम सेंटीमीटर को मीटर में परिवर्तित करना है, और सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो कितना आ जाएगा, 1 × 10⁻² मीटर। और सेम इसी तरीके से G का मान आपको पता है, G क्या होता है 6.67 गुणा 10⁻11। और ये जब मान आप इसके अंदर रखोगे तो मान रखने के बाद में आपको बल का मान मिलेगा Fg, जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण लगता है वो लगभग आएगा 5.5 गुणा 10⁻67 न्यूटन।
5.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻67 न्यूटन। लेकिन बच्चों लेबोरेटरी में अगर आप इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेके जाते हो और फोर्स देखते हो, बल देखते हो, कितना बल लगेगा, वो बल होता है इलेक्ट्रॉन के बीच में गुरुत्वीय बल प्रयोगों से प्राप्त इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण बल। ध्यान रखना कौन सा बल? प्रतिकर्षण। ये जो बल निकाला है वो आकर्षण है, और आकर्षण बल गुरुत्वीय बल की वजह से, जैसे M1 और M2 दो द्रव्यमान की वस्तुएं हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करेगी, लेकिन यहाँ पे कौन सा बल है? प्रतिकर्षण बल। और ये प्रतिकर्षण बल होता है 2.23 2.23 × 10⁻⁻23 न्यूटन लगभग इतना होता है। अगर आप इसको देखोगे और इसको देखोगे तो आपको लगेगा कि कुछ बल एक्स्ट्रा लग रहा है। अगर कुछ एक्स्ट्रा बल लग रहा है तो वो बल कहां से आ रहा है? वो बल आ रहा है इस इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश के कारण। किसके कारण आ रहा है? इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश के कारण। तो इसको उतार लीजिए एक बार, जिसमें मिटा रहा हूं वापस। चलिए अब देखते हैं आवेश के बारे में। हमने पढ़ लिया है कि आवेश क्या है, कहां से आया है और होता क्या है। तो अब हम इसकी परिभाषा भी लिख लेते हैं। तो आवेश क्या है? किसी भी पदार्थ का गुण है। आवेश किसी को भी बोलते भी है आवेशित करना, यानी किसी को गुस्सा दिलाना। अब आवेशित करोगे तो क्या होगा? वो आपके ऊपर भड़केगा। सेम बात यहाँ पर है। आवेश किसी भी पदार्थ का एक गुण है, और यदि ये गुण किसी के पास उपस्थित है तो वो किसी दूसरी वस्तु पर बल आरोपित करेगा। लेकिन वो वस्तु भी कैसी होनी चाहिए? आवेशित होनी चाहिए। तो आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जो किसी दूसरी वस्तु पर, किसी दूसरी आवेशित वस्तु पर बल आरोपित करता है। यानी आवेश क्या करेगा? किसी भी दूसरी वस्तु के ऊपर बल आरोपित करेगा अगर उस वस्तु के पास में ये गुण है तो हुआ क्या? ये किसी भी पदार्थ का गुण है। ध्यान रखना, किसी भी पदार्थ का गुण है आवेश, और उस वस्तु के पास होता है, उत्पन्न करने की आवश्यकता होती है। जैसे अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन 8 ही प्रोटॉन, तो क्या हुआ? धनात्मक चार्ज 8, ऋणात्मक चार्ज 8, दोनों मिला करके कुल चार्ज कितना हुआ? 0। कुल चार्ज अगर 0 है, इसका मतलब क्या हुआ? कि ये आवेशित नहीं है। आवेशित नहीं है तो इसको आवेशित करोगे तो क्या करोगे? या तो पॉजिटिव चार्ज कम करो या फिर इसके ऊपर ज्यादा करो। पता चला? चलिए अब इस आवेश को मात्रक दिया गया। एक कुलाम नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे विद्युत क्षेत्र के अंदर, तो उन्हीं के नाम के ऊपर पे आवेश का मात्रक रख दिया गया कुलाम। तो आवेश का मात्रक क्या होता है? कुलाम। कुलाम, और इसको बड़े सी से दिखाया जाता है। किससे दिखाया? कैपिटल सी से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसी को एसआई मात्रक भी बोलते हैं। क्लियर है? अब बात आती है आवेश के प्रकार की, यानी आवेश कितने प्रकार का होता है। तो आवेश के प्रकार जानने के लिए, क्योंकि पहले धनात्मक और ऋणात्मक आवेश नहीं था, जब ये पता ही नहीं था कि आवेश होता क्या, तो धनात्मक ऋणात्मक का सवाल ही नहीं उठता। तो जब आवेश पता चला कि कोई भी गुण है, जो गुण क्या करेगा? किसी भी वस्तु पर बल आरोपित करेगा। तो मान लेता हूं ये जो पेन है, इस पेन के पास आवेश है, मुझे नहीं पता कैसा आवेश है, तो इसको लोहे का पेन मान लो कि लोहे का छड़ा है या फिर लोहे का पेन है। इस पेन को मैं एक कमरे में लेके गया, और कमरे में ले जाने के बाद इस पेन को ऐसे सीधा लटकाया और ये इस तरफ मुड़ गया। वापस गया और दूसरा एक कांच का पेन लेके आया,
और यहाँ पे लाया और ये इस तरफ मुड़ गया, फिर वापस गया और एक तीसरा लकड़ी का पेन लेके आया और वो उसको लाके देखा तो एज इट इज है जैसे का जैसा ही बना हुआ है। मान लो आप पहले कांच का लाए इधर मुड़ा, लोहे का लाए इधर मुड़ गया, लेकिन लकड़ी का लाए सीधा खड़ा, तो देखा कि ये क्या हो रहा है, पेन तीनों है, तीनों की धातुएं अलग है, तीनों पे आवेश है, लेकिन तीनों की प्रकृति अलग अलग हो रही है। अगर तीनों की प्रकृति अलग अलग हो रही है तो क्या है, इसका मतलब आवेश भी अलग अलग है। आवेश अलग अलग है तो उसका पता करने के लिए क्या किया, दो लोहे की वस्तुओं को एक साथ लाए। चलिए एक्सपेरिमेंट करते हैं। आवेशों के प्रकार, टाइप ऑफ चार्ज। टाइप ऑफ चार्ज देखने के लिए आप एक लोहे की, एक तो एल्यूमिनियम छड़ ले लेते हैं और एक कांच की छड़ ले लेते हैं। जब आप एल्यूमिनियम की छड़ या एबोनाइट की छड़, एबोनाइट की छड़ को और एक दूसरी एबोनाइट छड़ के पास लाते हो तो वो क्या करती है, एबोनाइट की छड़, ध्यान रखना एबोनाइट की छड़, जब आप एबोनाइट की छड़ को एबोनाइट की छड़ के पास लाते हो तो वो एक दूसरे को क्या करती है, दूर भेजती है। फिर हमने क्या किया, एक कांच की छड़ ले और एक दूसरी कांच की छड़ ले, ये कांच की छड़ और ये भी कांच की छड़ है, वो दोनों भी क्या करेगी, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगी। ये भी इसको दूर भगा रही है और ये इसको दूर भगा रही है। लेकिन आप देखो कि एक कांच की छड़ लेके आओ और एक एबोनाइट की छड़ लेके आओ तो क्या होगा, ये कांच की छड़ है और ये एबोनाइट की छड़ है, तो क्या होगा, कांच की छड़ और एबोनाइट की छड़ दोनों एक दूसरे को क्या करेगी, आकर्षित करेगी। अगर एबोनाइट एबोनाइट लाते हो प्रतिकर्षित कर रही है, कांच और कांच को पास लाते हो प्रतिकर्षित कर रही है, लेकिन अगर कांच और एबोनाइट दोनों अलग अलग को लाते हो तो क्या कर रही है, आकर्षित कर रही है। इसका मतलब क्या हो गया कि इन दोनों के पास आवेश तो है लेकिन वो आवेश अलग अलग प्रकार का है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का है। और वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का है तो बाद में पता चला कि आवेश के दो ही प्रकार हो सकते हैं और वो दो प्रकार कौन कौन से हैं, एक होता है धन आवेश और एक होता है ऋण आवेश। तो आवेश के दो प्रकार होते हैं। ये डायग्राम बना लीजिए अच्छे से। पहला कौन सा होता है, धन आवेश। दूसरा कौन सा होता है, ऋण आवेश। धन आवेश और ऋण आवेश, यदि किसी वस्तु के पास में दो समान प्रकार के आवेश हैं तो क्या होगा, प्रतिकर्षित करेगी, और विपरीत प्रकार के हैं तो वो क्या होगा, आकर्षित करेगी। तो आवेश के मैं यहां लिख सकता हूं कि समान प्रकृति के आवेश, अगर समान प्रकृति के हैं तो प्रतिकर्षित, जबकि विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। समान प्रकृति के हैं प्रतिकर्षित, विपरीत प्रकृति के हैं तो आकर्षित। तो अब तक हमने पढ़ा है कि आवेश क्या होता है, यानी पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर विद्युत क्या थी, स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं। और स्थिर आवेशों में मतलब आवेश क्या है, तो आवेश के बारे में हमने पढ़ लिया, आवेश के प्रकार पढ़ लिए। अब हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे कि आवेश जो होता है उसको उत्पन्न कितनी विधियों से किया जाता है और उनकी प्रकृति क्या क्या होती है। तब तक के लिए थैंक यू।